हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज योर यशिका मैम। और आज यशिका मैम आपको पढ़ाने वाली हैं लास्ट लेक्चर नंबर 11 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अब तक आप बच्चों सारा पोर्शन तो खत्म कर ही चुके हो, बस दो ही छोटा सा टॉपिक रहता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो अब आई गेस आपको इतना टफ नहीं लगता होगा ये चैप्टर, अगर आपने मेरे साथ साथ पढ़ाई की होगी, मैम के डायरेक्शन को सुना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा प्लानिंग की होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा, तो डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का गोल, जो कि रहने वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख रहे हो बेटा, हम जेनेटिक डिसऑर्डर कल स्टार्ट किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब सिंगल जीन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, जिसके हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया, कॉज पढ़ा था एनसीईआरटी का, वो डायग्राम पढ़ा था किसकी वजह से होता है। हमने बात की थी एक और टाइप ऑफ एनीमिया थैलेसीमिया की, और हमने बात की थी फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया बताया था, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया बताया था, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है ना। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया वाला जो एनीमिया हमने डिफरेंस किया था, ये भी बताया था। सिकल सेल के अंदर कौन कौन से म्यूटेशन दिखते हैं वो भी एक्सप्लेन किया था, है ना। यस, तो आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने हैं के लिए, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एज अ नेम सजेक्ट्स, कहां पे प्रॉब्लम होगी? क्रोमोसोम रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और उसमें भी क्या प्रॉब्लम होगा आप देख सकते हो, कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है किसमें? क्रोमोसोम के नंबर में एंड क्रोमोसोम के रीअरेंजमेंट है। क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन क्यों आती है? हमने देखा था एनीप्लॉइडी वाले केस में, हमने कॉज पढ़ा था। जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करते हैं, तो कभी कभार नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। बढ़ गया तो हाइपरप्लॉइडी हो जाता है, घट गया तो हाइपोप्लॉइडी हो जाता है। और इस घटने और बढ़ने से बेटा क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। आपने देखे होंगे बच्चों ऐसे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे एनजीओज हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो डाउन सिंड्रोम को सबसे पहली बार जिसने डिस्क्राइब किया था वो 1866 में किया गया था बेटा, बाय लैंगडन डाउन, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्यों होता है? इट डेवलप्स ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ट्राइजोमी क्या होती है बेटा? एक्सप्लेन की हुई है। ट्राइजोमी कंडीशन क्या होती है? 2n+1 कंडीशन। ठीक है, जैसे हमारे पास 2n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 46। बट 21वां क्रोमोसोम अपने 2 नहीं 3 कॉपी में है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इट विल रिजल्ट इन 47 क्रोमोसोम। तो देखो नॉर्मली 46 होना चाहिए, बट जो इंडिविजुअल इस सिंड्रोम से सफर करते हैं दे हैव एडिशनल सेट दैट इज 47, तो ये अब नॉर्मल है, ये क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ी है, तो इसको हो जाएगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ट्राइजोमी कंडीशन क्या होती है बताया हुआ है। इसमें जो 21वां क्रोमोसोम होगा बेटा, वो अपने कितने कॉपी में होगा? कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है। यस, 21वां क्रोमोसोम आप देख सकते हो, ये 3 कॉपी, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जिस भी क्रोमोसोम का 3 कॉपी हो, 3 सेट मौजूद हो, तो हम उसको ट्राइसोमी बना देते हैं। ठीक है, आप डाउन सिंड्रोम वाले बंदों के बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उनकी जो हाइट होती है ना वो छोटी होती है। ठीक है, तो स्टैचर का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैचर का मतलब होता है फिजिकल हाइट। तो जो इंडिविजुअल इस सिंड्रोम से सफर कर रहे होते हैं उनकी फिजिकल हाइट छोटी ही होती है। अच्छा, एक और चीज, ये 21st क्रोमोसोम बेटा कैसा है? दिस इज अ ऑटोसोम, और ऑटोसोम तो मेल और फीमेल दोनों के पास सेम ही होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि जेंडर स्पेसिफिक बीमारी है, मेल भी डाउन सिंड्रोम से सफर कर सकता है, फीमेल भी डाउन सिंड्रोम से सफर कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम ऑटोसोम्स में आती है। 21st वाला क्रोमोसोम एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। और क्या होता है बेटा? इनका छोटा सा गोला सा हेड, ठीक है, गोल हेड, पीछे से फ्लैट होता है, स्मॉल राउंड हेड। ठीक है, उसके बाद दे हैव अ फरोड टंग, इनकी जो टंग होती है इसमें फरो प्रेजेंट होता है, और इनका मुंह पार्शली ओपन ही रहता है। ठीक है, तो जिनके खोले रहते हैं ना, बंद कर लो। ओके, ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, हमारे जैसे पाम क्रीज नहीं होती बेटा, आपको एक डायग्राम भी दिखाएंगे। इनमें एक अलग प्रकार की क्रीज होती पाम, इसका नाम भी होता है एक स्पेसिफिक। तो उनके पाम क्रीज को आप देख करके समझ सकते हो कि दिस पर्सन इज नॉट नॉर्मल, ही और शी इज माइट बी सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे अगर इस टाइप का क्रीज होगा, इनकी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो पहचान सकते हो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, मेनी लूप्स ऑन दी फिंगर टिप्स। ठीक है, और क्या होता है? बिग एंड रिंकल्ड टंग,
ये और ये, ठीक है। बिग भी होती है, रिंकल्ड, या आप कह सकते हो फरोट टंग होती है। और जो बेटा जो सिंड्रोम, जो जो इंडिविजुअल्स इस सिंड्रोम से सफर कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हाइट छोटी तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, कम है। ऑब्वियसली फिजिकल भी होगी, मेंटल डेवलपमेंट भी कम होती है, और साइकोमोटर साइकोलॉजिकली इतने डेवलप नहीं होते। तो देखो लिखा हुआ है फिजिकली अंडर डेवलप्ड होते हैं, इनके गोनैड्स, गोनैड्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स, वो भी अंडर डेवलप्ड होते हैं, जेनाइटल्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव लूज जॉइंटेड, इनके मसल्स वगैरह भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, फिजिकली बहुत वीक होते हैं ये। उसके बाद साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है बेटा, रिटार्ड मतलब कम हो जाती है। अब देखो बेटा, आप एक चीज देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने कैरियोटाइप यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये कैरियोटाइप बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से क्लियर पिक्चर ऐड की है, मैं आपको एनसीईआरटी वाला भी दिखा दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, आप गूगल करोगे ना, अगर आप ह्यूमन कैरियोटाइप गूगल करोगे तो देखो आपको कैसा दिखाई देगा, नॉर्मल कैरियोटाइप। ये देखो, ये होता है नॉर्मल कैरियोटाइप। नॉर्मल कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्रोमोसोम का। किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, क्रोमोसोम का। आप देखो हर क्रोमोसोम, चाहे क्रोमोसोम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सारे आप क्रोमोसोम्स देख रहे हो जोड़े में मौजूद है। क्यों, क्योंकि बेटा हम कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यही होता है कि हर क्रोमोसोम सेट्स में मौजूद हो, ठीक है। और ऐसे सेम सेम, जैसे ये भी क्रोमोसोम 1 का है, ये भी क्रोमोसोम 1 का है, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो उसका कैरियोटाइप ऐसे होना चाहिए, हर क्रोमोसोम जोड़े में, अगर जोड़े में से एक ज्यादा हो या एक कम हो तो एबनॉर्मल है वो, फिर वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, ठीक है। अगर वो कैरियोटाइप लड़के का है तो क्या आएगा, ये सारे के सारे होंगे 22 ऑटोसोम के पेयर, साथ ही साथ एक्स वाई होगा। अगर कैरियोटाइप लड़की का है तो ये 22 सेट्स ऑफ ऑटोसोम होंगे, प्लस लास्ट में क्या होगा, एक्स एक्स, मतलब सेक्स क्रोमोसोम लास्ट में लिखे जाते हैं। और इवन आप देख सकते हो बेटा, सेक्स क्रोमोसोम भी जोड़े में है, सेक्स क्रोमोसोम भी सेट्स में ही मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम भी बेटा ह्यूमंस के है ना, और ह्यूमंस क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो ये नॉर्मल कैरियोटाइप है। अगर कोई बीमारी होगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये आपको सेम कैरियोटाइप नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये देखो, पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सब आपको दिखाई दे रहा है किसमें है, जोड़े में है। सेक्स क्रोमोसोम्स भी जोड़े में हो सकता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, 21वें क्रोमोसोम में। 21वें क्रोमोसोम जोड़े में ना हो करके दे आर प्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म, और क्योंकि ट्रिप्लिकेट फॉर्म में है तभी इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और अगर ऐसा होगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल में आती है, चाहे मेल हो फीमेल में, वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी में, ये देखो बेटा, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, ये आप गूगल करोगे आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे। तो दिस बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम अ डाउन सिंड्रोम। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप देख सकते हो, ठीक है। इनको पैदाइशी बेटा, इनका जो दिल होता है ना, इनको पैदाइशी बीमारी होती है, कॉन्जेनाइटल मींस बाय बर्थ, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है डायग्राम में, बाय बर्थ। इनको कोई हार्ट की बीमारी होगी, इनके आंख में वाइट स्पॉट होता है, इनका हेड छोटा होता है, ये तो हमने देख ही लिया। इनके पैर देखो बेटा, ये एनसीईआरटी नहीं बताती, इनके पैर, अंगूठे और इस उंगली के बीच में देखना कितना ज्यादा गैप है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज छोड़ दो आप, एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, देखो दे हैव अ डिफरेंट क्रीज। ये देखो इनका ये वाला फिंगर बहुत छोटा होता है, ठीक है, इस क्रीज को हम बोलते हैं सीमियन क्रीज, ठीक है। इनके हाथ शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होते हैं, नोज फ्लैटेंड एंड फेस होता है, इसको मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं बेटा। एंड दे हैव एबनॉर्मल ईयर्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के, ठीक है। और ये देखो एनसीईआरटी का फेस, मतलब फेस कह रही हूँ, एनसीईआरटी का फिगर है। तो इसमें भी देखो ये जो दिल बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, दे हैव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। इनकी जो जीभ होती है वो बिग और रिंकल्ड होती है, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, पीछे से भी फ्लैट होता है, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, एंड दे हैव अ पाम क्रीज विच इज द कैरेक्टरिस्टिक सिमियन क्रीज, नाम भी लिखवा दिया, अभी दिखा दिया,
ठीक है, और ये देखो सारे के सारे क्रोमोसोम जोड़े में है, ये है 21वां क्रोमोसोम, थोड़ा ब्लर है बट 21वां है। ठीक है, तो दिस इज, आप देखो 1 2 3 ट्राइसोमी। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो इसको हम बोलते हैं, इसको कैसे लिखोगे, 44 ऑटोसोम्स में तो ठीक है, इसमें ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम एक मेल का कैसा होना चाहिए, XY। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बन जाता है मेल, तो फिनोटिपिकली वो मेल होता है, बट उस मेल में बेटा एक एक्स्ट्रा X मौजूद होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर है बेटा ट्राइसोमी तो है, बट किसकी ट्राइसोमी है, ऑटोसोम की नहीं, ये ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोसोम की। यहां पर सेक्स क्रोमोसोम बेटा 3 मौजूद हैं, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 45 46 47 टोटल नंबर कितना हो गया बेटा, 47। ठीक है, अगेन बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग अंडर डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जनरली किसमें होता है, यहाँ तो सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आई, तो दैट मींस स्पेसिफिक है, जेंडर स्पेसिफिक है, तो ये बीमारी किसमें दिखाई देती है, फिनोटिपिकली क्या होते हैं बेटा, ये फिनोटिपिकली दे आर मेल। ठीक है, फिनोटिपिकली होते हैं मेल, बट ये मेल जो होते हैं ना, these males are sterile। ठीक है, why, because they have underdeveloped सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस वगैरह पुअरली डेवलप्ड होता है बेटा, लेकिन सच मेल्स हैव फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एक्स होता है ना बेटा, जो फीमेल लाइक कैरेक्टर इनको प्रोवाइड कर देता है, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर होता है इनके पास बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट फीमेल फीचर है, बट इनके पास आ जाता है बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका मैं आपको कैरियोटाइप दिखा देती हूँ, ये देखो कैरियोटाइप दिया नहीं हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया हुआ है। तो सारे ऑटोसोम्स देखो बिल्कुल नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है, बिकॉज सब जोड़े में, यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम हुई है सेक्स क्रोमोसोम के साथ, सेक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, कितने, 1 2 3, दैट इज व्हाई इसको ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कॉपी एक्स का मौजूद है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यही एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इनको फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखने में तो लंबे चौड़े होंगे लाइक मेल, क्योंकि मेल का स्टैचर कैसा होता है बेटा, लॉन्ग स्टैचर, फीमेल के कंपैरिजन में क्योंकि फिनोटिपिकली मेल है, दे हैव लॉन्ग स्टैचर, इनकी हाइट वगैरह फिजिकली स्ट्रांग होती है। ठीक है, फिजिक बिल्कुल मेल जैसा होगा, बट इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल जैसे आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। फिर होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स तो होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके पास सेक्स क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं होता, एक ही आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे की जगह 0 लिख दिया बिकॉज है ही नहीं। ठीक है, तो एक घट गया तो कितना हो जाएगा, 45। एनसीईआरटी इसको 45 विथ XO लिखाती है, X0। ठीक है, मतलब इस 45 में 14 ऑटोसोम्स हैं प्लस एक एक्स क्रोमोसोम है, तो कितना बन गया बेटा, 45। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सेक्स क्रोमोसोम एक ही है, और जब ऐसा होता है कोई क्रोमोसोम अपना एक ही होता है, जोड़े में नहीं होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोजोमी, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, म्यूटेशन वाले टॉपिक में। सो इट इज सेड टू बी मोनोजोमी, किस क्रोमोसोम का, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, यहां पे भी सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, दैट मींस जेंडर स्पेसिफिक है। और क्या जेंडर होता है, किसमें दिखाई देते हैं ये, दिस इज सीन इन फिनोटिपिकली इन फीमेल।
ठीक है, देखने में कैसा होगा, फिनोटिपिकली ये फीमेल होंगे, बट ये फीमेल कैसी होगी बेटा, ये फीमेल होगी शॉर्ट स्टैचर, बिकॉज फीमेल तो वैसे भी शॉर्ट स्टैचर ही होती है एज कंपेयर टू द मेल, और ये फीमेल बेटा स्टराइल होगी, ठीक है, दे हैव अंडर डेवलप्ड गोनैड्स, अंडर डेवलप्ड गोनैड्स, ठीक है। ओवरीज कैसे होंगे बेटा, रूडिमेंट्रीज, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, और ओवरीज अगर रूडिमेंट्री हैं बेटा तो हाउ कैन दे बी फर्टाइल, है ना, दैट इज व्हाई दीज फीमेल्स आर स्टराइल, ठीक है। तो आप देख सकते हो, लेट मी शो यू द कैरियोटाइप, ये देखो सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है। आप देखो इन्होंने इसको पर्पल नहीं दिखाया है, इसको लाइट कर दिया है क्योंकि ये वाला ये प्रेजेंट ही नहीं है। अब देखो सेक्स क्रोमोसोम अपने एक ही कॉपी में, दैट इज व्हाट इज सेड टू बी मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये कैरोटाइप किसका है, फीमेल का है, तो फिनोटिपिकली दे आर सीन इन फीमेल्स, टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, तो ये लड़कियां कैसी होती है, शॉर्ट स्टैचर, अभी लिखवाया भी आपको, बट इनके फेमिनाइन कैरेक्टर बेटा अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ये जो मेल होते हैं, क्योंकि मेल है तो उसका स्टैचर टॉल होता है, बट इनके पास आप देख सकते हो दे हैव अ डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट, जो कि एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, एंड दे हैव अंडर डेवलप्ड देयर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, टेस्टिस वगैरह इतना डेवलप नहीं है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो बंदा है, दिस इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइनफिल्टर वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड दिस इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द टर्नर वाला डिसऑर्डर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या पढ़ लिया जो नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्लियर, है ना, यस, ओके ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमने सारे डिजीजेस तो पढ़ लिए बेटा, हमने ये पढ़ लिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस कौन थी, ज्यादातर हमने जो सिलेबस में पढ़ी है, चाहे सिकल सेल हो, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे फिनाइलकीटोनुरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव थी। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या होता है, ये तभी एक्सप्रेस होती है जब होमोजाइगस फॉर्म में हो, अगर हेट्रोजाइगस के फॉर्म में है दैट मींस वो कैरियर होती हैं, ठीक है। और ऑटोसोम का मतलब है इनके जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन दी ऑटोसोमल वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अगर कोई बीमारी सेक्स लिंक्ड होती है दैट मींस उसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, ठीक है। जैसे हमने दो एक्स लिंक्ड, सॉरी बच्चों, रेसिव बीमारी पड़ी हुई है, वन इज हेमोफीलिया एंड वन इज द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब हमें पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। क्या आसानी होगी आओ देखते हैं, पहले समझते हैं, पहले तो थ्योरी समझ लेते हैं, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। आपको एनालाइज करना है, क्या एनालाइज करोगे, बीमारी एनालाइज करोगे। कोई अगर खानदानी बीमारी है जो जनरेशंस में पास होती है, उस खानदानी बीमारी को बड़े आसानी से एनालाइज स्टडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस। ये पेडिग्री वो नहीं है जिसकी आप ऐड देखते हो कुत्तों को खिलाने वाले, जो वो जो कॉर्नफ्लेक्स टाइप्स के दिखाई देते हैं, नो बच्चे ऐसा, बच्चे कहते हैं मैम ये तो वहां देखा है, ये तो इस ऐड में देखा है, नहीं, ये अलग, ये बेटा जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक काउंसलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। आओ चलो देखते हैं ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या। ये एक तरीका है बेटा किसको स्टडी करने का, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर को, ऐसा नहीं कि कोई भी डिसऑर्डर चाहो तो पेडिग्री एनालिसिस से पढ़ सकते हो, नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर दैट मींस जिसका आप इनहेरिटेंस पढ़ो, मतलब बच्चे से पेरेंट्स से बच्चों में जो डिजीज जाती है। अच्छा तुम सोचो कौन सी डिजीज इनहेरिटेबल होगी, क्रोमोसोमल वाली या मेंडेलियन वाली, यस वेरी गुड। अगर आप चाहो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को आप इजीली स्टडी कर सकते हो। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी स्टडीड, ठीक है, थ्रू पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि वो इनहेरिटेबल है, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो चाहे सिकल सेल हो, चाहे फिनाइलकीटोनुरिया हो, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे हेमोफीलिया, तुम पढ़ सकते हो। तभी तो हेमोफीलिया खानदानी बीमारी कही थी, कहाँ की, रॉयल फैमिली की, ठीक है। तो उसके इनहेरिटेंस को आप स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, क्या आने वाले जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी है कि बीमार बच्चे आएंगे, ठीक है, कितने बच्चे नॉर्मल आएंगे, यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस। ओके आगे देखो क्या लिखा हुआ है इस पेडिग्री एनालिसिस में, inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation, ठीक है। आपको एक फैमिली ट्री बन करके आती है, अभी दिखाएंगे, जब आप किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ते हो किसी भी फैमिली में,
ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये किसके लिए यूजफुल होता है, इट इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर्स। जो काउंसलर्स होते हैं, जेनेटिक काउंसलर्स, वहां पर कपल जाते हैं बेटा, अगर उनको पता है कि उनके खानदान में कोई बीमारी है तो वो वहां पर जा करके उनसे एडवाइस लेते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि उनके आने वाला बच्चा है या बच्ची है वो बीमार आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो जेनेटिक काउंसलर एमटीपी एडवाइस करते हैं। एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप तुम जूलॉजी में पढ़ते होगे, ठीक है। तो ये भी होता है, देखो शायद लिखा भी होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, टू एडवाइज, दे एडवाइज द इंटेंडिंग कपल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिफेक्ट्स। क्या पॉसिबिलिटी कि उनके बच्चे जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ पैदा हों। कौन कौन से जेनेटिक डिफेक्ट्स, क्या उनमें हेमोफीलिया का प्रॉब्लम हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली। ये सब, पॉलीडेक्टाइली मतलब डेक्टाइल मतलब डिजिट्स, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे उंगलियां, ठीक है। तो यस, ये सारी बीमारियां क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर वाली हैं, ये ट्रेड्स मेंडेलियन डिसऑर्डर वाले हैं, तो इनको आसानी से तुम पेडिग्री के थ्रू पढ़ सकते हो और बच्चे कितने पॉसिबिलिटी है बीमार आने की वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है, एनालाइज कर सकते हो। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजिली अंडरस्टैंड कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव। अगर डोमिनेंट है तो कौन सा वाला है, सेक्स लिंक्ड वाला डोमिनेंट है या ऑटोसोम वाला डोमिनेंट है। अगर रेसेसिव है तो कौन सा वाला है, ऑटोसोम वाला है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो सब कुछ पढ़ा जा सकता है इसके मदद से। कैसे, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद सिमिलरली ट्रेट में भी ऑल्सो लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ तो उन्होंने बोला आप ये पढ़ लो चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव, आप ये भी पढ़ सकते हो कि वो कोई ट्रेट सेक्स लिंक्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको पता लगाया जा सकता है। मतलब हमने क्या पढ़ा, पेडिग्री से आप क्या क्या जान सकते हो, वेदर ट्रेट इज ऑटोसोमल, कि ट्रेट ऑटोसोमल है, ये पढ़ सकते हो, जान सकते हो, या ये जान सकते हो कि वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड और नॉट। अगर ऑटोसोम है तो आप ये पता लगा सकते हो क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या पता सा लगा सकते हो क्या वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। अगर सेक्स लिंक्ड है तो आपको पता लगाना पड़ेगा क्या वो एक्स लिंक्ड है या वो वाई लिंक्ड है। अगर एक्स लिंक्ड है तो आपको देखना पड़ सकता है उसमें कि वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कुछ भी पता लगा सकते हो बेटा आप। और वाई लिंक्ड में तो हम डोमिनेंट रेसेसिव की बात नहीं करते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो आप पेडिग्री एनालिसिस से कुछ भी पता लगा सकते हो। अब सबसे मजेदार बात है इसके सिंबल्स, ठीक है। इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, और उस फैमिली ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद वी गेट टू नो कि क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन सी बीमारी है, कितने चांसेस है, वो ट्रेट कैसे हैं, ऑटोसोम है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है तो कैसे वाले हैं, रेसेसिव हैं तो कैसे वाले हैं। क्लियर है। आओ चलो इन सिंबल्स को पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल्स लेंगे समझने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेल, ठीक है। अगर आपको मेल दिखाना है तो हम मेल थोड़ी लिखते रहेंगे, हम एक स्क्वायर डब्बा बनाते हैं। स्क्वायर डब्बा अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में तो समझ जाना वो मेल इंडिविजुअल के लिए है, सर्कल फीमेल के लिए। अगर ऐसे बर्फी जैसा शेप है, डायमंड जैसा शेप है डायगोनल, तो दैट मींस उस बच्चे का भी सेक्स स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अंदर कोई आपको शेडिंग दिखाई दे रही किसी कलर की, नहीं, दैट मींस ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज, ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। अगर बीमारी दिखाना होता है तो अंदर शेडिंग कर देते, जैसे यहाँ पर लाल दिखाया, लाल मींस खतरा, ठीक है। सो ये वाला, ये मेल अफेक्टेड है, दिस इज अफेक्टेड मेल। ये क्या है बेटा, ये अफेक्टेड मेल है। ये क्या है, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और ये अफेक्टेड बंदा है जिसका सेक्स नहीं पता है। इस तीनों को एनसीईआरटी लिखती है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब आपको बच्चों में देखना तो उसके वजह से शादी होनी पड़ेगी ना, तो फैमिली ट्री बनानी है, खानदान में पढ़ना है, तो आपको शादी के लिए भी कुछ सिंबल्स दिखाने पड़ेंगे।
तो मेल और फीमेल के बीच में आप देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाती है बेटी, सॉरी बच्चों, मेटिंग लाइन, या आप कह सकते हो मैरिज लाइन। क्या कह सकते हो बेटा, मैरिज लाइन। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभार बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स में भी शादी हो जाती है कहीं कहीं, तो उसको कैसे दिखाते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको बोलते हैं मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इस तरीके के मैरिजेस को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्संजूनियस मेटिंग या कॉन्संजूनियस मैरिज। ठीक है, अब बेटा शादी होगी तो बच्चे आएंगे, बच्चों को कैसे डिनोट करते हैं, एक वर्टिकल लाइन से, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले लड़की आती है इसलिए लड़की का सिंबल पहले है, सेकंड बच्चा जो होगा बेटा वो मेल होगा। ना मम्मी पापा बीमार थे, ना जो उनके बच्चे आए वो बीमार हैं। नॉर्मल पेरेंट्स हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, जिस ऑर्डर में बर्थ हुआ है वैसे लिखाओ, पहले लड़की तो लड़की बनी हुई है, बाद में लड़का तो लड़का बना हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस पेरेंट्स के बच्चे देखो क्या आए बेटा, बीमार। लाल है ना, लाल मीन्स अफेक्टेड। कौन सा है, मेल आया है, और वो मेल कैसा है बेटा, अफेक्टेड, डिजीज वाला है। कौन सी डिजीज है वो हम पहचान लेंगे बाद में। लास्ट में देखो लिखा हुआ है पांच, पांच बच्चे हैं। ठीक है, उनका सेक्स हमें पता नहीं है, अंदर कोई शेडिंग नहीं है, दैट मीन्स अनअफेक्टेड है। क्लियर हो गया, इन्हीं सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा पेडिग्री एनालिसिस में। ठीक है, चीजों को समझने के लिए, ट्रेड्स को पढ़ने के लिए। आ जाओ, अब मैं आपको क्या करूंगी बेटा, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है पेडिग्री पहचानने में कि कौन सी पेडिग्री कौन से डिजीज के लिए है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, एक नहीं, वो एक्चुअली में 4 क्वेश्चन के बराबर है। कैसे, यू विल गेट टू नो। आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो पहले मैं कराऊंगी एक क्वेश्चन, फिर आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी, बिकॉज अनटिल अनलेस यू विल ट्राई बेटा यू विल नॉट गेट टू नो। जैसे 9th क्लास में जब आप शुरुआत में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हो तो टीचर कहते हैं जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जैसा आपको कहते हैं न्यूमेरिकल जितनी प्रैक्टिस कर सकते करो, पेडिग्री भी वैसी, जो पेडिग्री मिल जाए लेकर के पकड़ के बैठ जाओ, पहचानने के लिए कि कौन सी पेडिग्री, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोम है तो कौन सी वाली है, सेक्स लिंक्ड है तो कौन सी वाली है। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना पेडिग्री आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को करके हम पूरी पेडिग्री समझेंगे। कैसे, आओ बताती हूं कैसे। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। नहीं, ठीक है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मीन शादी हो गई। ठीक है, आओ चलो बच्चे इनके करवा देते हैं, 4 करवा देते हैं यार, पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल करनी है, बट समझने के लिए चलो 4 बहुत है। पहला लड़का बिल्कुल ठीक ठाक, खुश हो गई है। ठीक है, दूसरी आ गई लड़की। ठीक है, ये लड़की आ गई बीमार, बहुत दुखद सूचना। ठीक है, बीमार आए बच्चे। उसके बाद फिर आया एक लड़का, ये भी क्या, बीमार, बहुत दुखद घटना। ठीक है, और लास्ट में सोचा चलो एक और कर लेते हैं, तो अब आ गई लड़की, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मैंने इसको शेड नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अब आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको क्या देती हूँ, पहले मैं इसका कॉपी जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं आपको देती हूँ, आपको बताना है कि ये बीमारी कौन सी है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ 4-5 बीमारी में से ही ढूंढना पड़ता है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, इस पेडिग्री को देख करके पहचानना होता है, या ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है, ये पहचानना होगा। और क्या पहचानना होगा कि क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, या ये वाई लिंक डोमिनेंट है, नहीं सॉरी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, या ये वाई लिंक्ड है, या ये वाई लिंक्ड है। ठीक है, ये पहचानना होता है आपने, इन्हीं 5 में से आपको पहचानना होता है। ठीक है, अब आप बताओ, आपको मैंने कुछ मिनट्स दिए, कुछ सेकंड्स दिया, कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा पेडिग्री को सूट करेगा ये। अपने गैसिंग तो करो, गैसिंग पावर लगाओ अपनी, गैस करो, बिल्कुल गैस करो, मैंने आपको कुछ सेकंड्स दिए, कैन यू गैस, कैन यू गैस, यस यस यस, जल्दी बताया जाए।
ओके तो आपको मैंने टाइम दिया था तो आपने सॉल्व करके देखा होगा, थोड़ा सा गेस करके देखा होगा। देखते हैं कितने बच्चों का गेस सही है। तो मैं आपको ये पेडिग्री सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है, समझाऊंगी। कहीं पर तुक्का मारेंगे और तो उस तुक्के को चेक करेंगे कि क्या आपने सही गेस मारा भी है या नहीं, या फिर आपका -5 होने वाला है। अच्छा, नॉट ऑब्जेक्टिव, यस सब्जेक्टिव, कहीं गलत तो नहीं कर जाओगे। आ जाओ। सबसे पहले तो बेटा सबसे इजी है, सबसे फिफ्थ वाले को निकालना। कैसे निकालोगे? पूछा जा रहा है क्या ये पेडिग्री वाई लिंक्ड है। बेटा वाई लिंक का मतलब क्या है? जब कोई चीज वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हो। और वाई क्रोमोसोम किसके बाद पास होता है बेटा? वाई क्रोमोसोम तो मेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मेल्स। दैट मीन्स अगर कभी बेटा कोई बीमारी है जो वाई लिंक्ड बीमारी है या कोई ट्रेट है तो वाई लिंक्ड ट्रेट है, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होना चाहिए, फीमेल्स में तो नहीं आना चाहिए ना वो ट्रेट या कोई डिजीज, है ना। लेकिन यहां पर देखो फीमेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, कैन यू सी? यस। तो क्या करेंगे हम बेटा? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे अपना पहला कंक्लूजन। दिस पेडिग्री जो आपको दी हुई है, दिस इज नॉट वाई लिंक्ड। क्योंकि अगर कोई पेडिग्री वाई लिंक्ड होती तो सिर्फ और सिर्फ ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। इन वाई लिंक्ड only males are affected, but in this pedigree what is happening? Females are also affected. Since females are also affected, वो भी बीमार हैं, दैट इज वाई ये चीज, ये इनहेरिटेंस, ये जीन, ये ट्रेट वाई लिंक तो नहीं हो सकता। तो कहीं पे भी अगर लड़की बीमार है और आपसे पूछे ये वाई लिंक्ड है तो बोला कतई नहीं। अगर सारे के सारे मेल्स होंगे तो आप कह सकते हो कि वो वाई लिंक्ड है, ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने काट दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे हैं चार। चारों को देखो कैसे करोगे टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट। आओ देखते हैं कि पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कॉपी बहुत सारे पेजेस पर इस पेडिग्री को कॉपी कर रखा है, तुम्हें बार बार बनाना पड़ेगा, तुम्हारी मैडम को नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी कि वेदर दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और नॉट, वेदर दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और नॉट। अगर आपको कोई पेडिग्री पहचाननी है बेटा, उसको देखो आप और फिर एलिमिनेट करो, ठीक है, हटा दो उसको ऑप्शन में से। ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं, इसको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए बेटा? ऑटोसोम वाले जीनोटाइप्स आने चाहिए। अगर हम कोई बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं तो उसका जीनोटाइप्स कैसे लिखेंगे? अगर ये बीमारी ऑटोसोम पर है, दैट इज व्हाई इसको ऑटोसोमल कहा गया है। डोमिनेंट का मतलब अगर ये वाला जीनोटाइप है किसी के पास, किसी बंदे के पास, तो वो बंदा क्या होगा? डिजीज। क्यों? क्योंकि बीमारी डोमिनेंट है और डोमिनेंट का जीनोटाइप ये होता है। ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक और पॉसिबिलिटी है बेटा किसकी? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की। अगर ये भी है बेटा तो ये भी क्या होगा? ये भी डिजीज होगा, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास स्मॉल ए है तो उसको तुम नॉर्मल कहोगे। क्या कहोगे? नॉर्मल कहोगे। तो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसके पास ये वाला जीनोटाइप होगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर ये आ रहा है डिजीज तो उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकता है। अब हमने जीनोटाइप लिख लिया बेटा, जीनोटाइप फिक्स्ड है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, यही होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। अब देखो पेडिग्री, पेडिग्री में पापा और मम्मी है। पापा और मम्मी तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पापा मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला जीनोटाइप क्या होता है? ये होता है। तो इसको लिख दो, ये हो गए स्मॉल ए, ये भी हो गए स्मॉल ए। अगर पापा मम्मी स्मॉल ए हैं, यहां पर जैसे मैथ्स में हम करते हैं ना, साइड में एक लाइन खींचते हैं ना अपना होमवर्क करने के लिए, तो यहां पर हम होमवर्क करते हैं। होमवर्क क्या करेंगे? स्मॉल ए अगर पापा है और स्मॉल ए अगर मम्मी है, तो इधर से बेटा गैमीट बना स्मॉल ए, इधर से भी गैमीट बना स्मॉल ए, जाइगोट आया स्मॉल ए वाला। अब ये जाइगोट आगे जाकर के जब बच्चा बनेगा बेटा, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो स्मॉल ए है ना, उसके पास स्मॉल ए तो नॉर्मल देता। अगर हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं तो सारे बच्चे नॉर्मल आने चाहिए थे। क्या सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं? नहीं।
तो क्या ये कंडीशन, क्या ये जीनोटाइप इस पेडिग्री पर फिट हुई? नहीं। तो क्या समझ में आता है कि दिस पेडिग्री इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस कंडीशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर ऐसे मम्मी पापा होते तो कोई बच्चा बीमार नहीं आना चाहिए था, सारे नॉर्मल आने चाहिए थे। बट इस पेडिग्री में बीमार बच्चे आ रहे हैं, तो बीमार बच्चे आ रहे हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से कभी बीमार नहीं आ सकते थे। दैट मीन्स ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कट गया? ये भी कट गया। अब चलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव की तरफ, चेक करते हैं क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं। ठीक है, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं? एक खाली पेडिग्री, वही पेडिग्री है। So now we are going to check whether this is autosomal recessive or not. Whether this is autosomal recessive or not. ठीक है या नहीं है? देखो पहले ना बेटा तुम किसी पेडिग्री को देख करके अंदाजा लगा सकते हो। क्या अंदाजा लगाओगे? बेटा ये मम्मी पापा वाली जनरेशन, जनरेशन नंबर 1, ठीक है, और ये दूसरी जनरेशन, जनरेशन नंबर 2। तो यहां पर क्या हो रहा है? मम्मी पापा वाले जनरेशन में बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन बच्चे बीमार आ रहे हैं। मतलब कूद कूद के, एक जनरेशन में नहीं दूसरी जनरेशन में हो सकता है, तीसरी जनरेशन में नहीं हो, फिर चौथे जनरेशन में हो। मतलब जनरेशन गैप आ रहा है। डिजीज कभी दिख रही है, कभी नहीं दिख रही है। तो यहां से एक हिंट है। हिंट क्या है बेटा? अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है, क्या होती है? अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो कि आपकी पेडिग्री क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या कर सकते हो बेटा? गेस कर सकते हो ऑटोसोमल रेसेसिव। तो आपने यहां पर गेस किया, बिल्कुल किया। स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, बिल्कुल है। इस जनरेशन बीमारी नहीं थी, इसमें दिख रही है। तो आप भी गेस कर सकते हो कि हमारी पेडिग्री शायद से ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकती है। बट ये जो शायद वर्ड है ना बेटा, कभी कभार ले डूबता है। क्यों? कभी कभार आपको ऐसा लगता है पेडिग्री देख करके कि वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, और समटाइम्स वो रेसेसिव भी है और डोमिनेंट भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो जब आप गेस करते हो ना, अपने गेस को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? देखते हैं कैसे चेक करेंगे। पूरा श्योर शॉट हो सकते हो। तो ये हमारा रहा ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए क्या वही जीनोटाइप होगा जो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला जीनोटाइप बीमार आ रहा था। ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, रेसेसिव वाला जीनोटाइप बीमार आएगा ना। तो यहां पर क्या करोगे? जीनोटाइप बदल दोगे। अब ये बीमारी क्योंकि रेसेसिव है, तो रेसेसिव वाला जीनोटाइप क्या हो जाता है? डिजीज्ड। और डोमिनेंट वाला क्या होगा? चाहे होमो चाहे हेट्रो। अब ऐसे वाले जीनोटाइप क्या देंगे आपको? नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो मम्मी पापा बिल्कुल नॉर्मल है, तो मम्मी पापा नॉर्मल, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। अब आओ होमवर्क करते हैं। होमवर्क, अगर हम अपना होमवर्क करें तो हम देखें पापा कैपिटल ए, मम्मी कैपिटल ए, क्योंकि नॉर्मल है। और ऑटोसोमल रेसेसिव के हिसाब से बेटा नॉर्मल तो सिर्फ यही वाला जीनोटाइप आ सकता है। अभी हम सिर्फ ये कंडीशन लेकर के देख, तो हमने देखा बेटा यहां से कैपिटल ए गैमीट आ जाएगा, यहां से कैपिटल ए गैमीट आ जाएगा। कैपिटल ए फ्यूज करेगा तो कैपिटल ए आ जाएगा। अगर ऐसा जाइगोट आ रहा है बेटा, तो सारे बच्चे नॉर्मल आने चाहिए थे ना। क्या सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो क्या तुम ये बोल दोगे कि बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं है? नहीं, तुम सिर्फ ये लिखोगे कि इन दिस पेडिग्री, देखना क्या कंक्लूजन करोगे? इन दिस पेडिग्री ए टाइप पेरेंट नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर कैपिटल ए वाला होता बेटा, तो उसके हिसाब से कोई बच्चा बीमार नहीं आता। तो ये वाले तो नहीं है। अभी तुमने सिर्फ कैपिटल ए रख करके देखा था। ठीक है, तुम्हारे पास एक और जीनोटाइप तो है जो नॉर्मल इंडिविजुअल दे सकता है ना। अब क्या करोगे? ये हटा दो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकते पेरेंट्स। ठीक है, हमने देख लिया वहां पर। अब करो इनको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी तो नॉर्मल बच्चे दे सकते हैं।
ठीक है, अब देखो होमवर्क करो। होमवर्क है अब, ये पहला केस था, फर्स्ट केस जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या लेंगे, अभी भी हमारे पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बट वो नॉर्मल वाला जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है। पापा भी कैपिटल ए स्मॉल है, मम्मी भी कैपिटल ए स्मॉल है। अब इनके 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी बच्चों की, कौन कौन सी, यहां से 2 टाइप ऑफ स्पर्म कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा बेटा, यहां से भी 2 टाइप ऑफ स्पर्म कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। क्रॉस करा दो, एक बच्चा आएगा कैपिटल ए वाला, बिल्कुल नॉर्मल। एक आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, बिल्कुल नॉर्मल। एक आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल, और एक आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए। क्योंकि हम रेसेसिव बीमारी पढ़ रहे हैं, अगर कोई बेचारा बच्चा ऐसे वाला गेमेटिक कॉम्बिनेशन शो करेगा तो ये क्या आएगा, डिजीज। ठीक है, और रेस्ट 3 पॉसिबिलिटी क्या देगी बेटा, रेस्ट 3 पॉसिबिलिटी आपको नॉर्मल ऑफस्प्रिंग देगी। क्या देगी बेटा, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग देगी, है ना। अच्छा, बच्चों को अगर मैं बताती हूँ ना, तो बच्चों को क्या लगता है, मैडम 4 बच्चे हैं, 4 में से तो एक ही बीमार आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। यहां तो 2 बीमार आ रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं हो सकता। बेटा ऐसे नहीं सोचना है, हम यहां पर नंबर नहीं बता रहे, हम यहां पर पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि इस जीनोटाइप के अगर मम्मी पापा हैं तो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की बीमार आ सकते हैं। तो वही तो हो रहा है, बीमार तो आ सकते हैं ना, आ सकते हैं ना। अब बार बार बेटा अगर यही जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता रहा बच्चे में तो बच्चा बार बार बीमार आएगा। वो तो डिपेंड करता है कितने लकी है मम्मी पापा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारे मम्मी पापा भी सूट कर गए, और बच्चा बीमार भी आ सकता है, बच्चा नॉर्मल भी आ सकता है, हमने ये भी देख लिया। अगर ये बच्चा नॉर्मल आ रहा है दैट मीन्स या तो इसका कैपिटल ए हो सकता है, या तो कैपिटल स्मॉल है। दूसरी टाइम जब बच्चा आया तो बीमार आ रही है लड़की, तो पक्का से इसका स्मॉल ए होगा। अब ये लड़का बीमार आ रहा है तो पक्का से इसका स्मॉल ए होगा। ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल कब आ सकती है, या तो इसका कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल, है ना। तो ये पेडिग्री बिल्कुल सूट कर गई ना, यस बिल्कुल सूट कर गया, हर कंडीशन में सूट कर गया। सिर्फ ये वाला जीनोटाइप सूट नहीं किया था, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जीनोटाइप सूट कर दिया। बच्चों का जीनोटाइप भी हमने लिख लिया बेटा, दैट मींस ये पेडिग्री ऑटोसोमल रेसेसिव है। और तुम ऑटोसोमल रेसेसिव को बड़े आसानी से गेस भी कर सकते हो अगर जनरेशन छोड़ छोड़ के बीमारी दिखती। ये एक हिंट है ऑटोसोमल रेसेसिव कैटेगरी को, पेडिग्री को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो हमने देखा बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव तो है, बाकी के लिए चेक करते हैं, क्या पता एक्स लिंक डोमिनेंट या रेसेसिव भी हो। लेट्स सी कि एक्स लिंक रेसेसिव हो सकता है या नहीं, हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं बेटा, आ जाओ। सबसे पहले चेक करेंगे फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव, किसके लिए, फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब मैं आपको इसके लिए भी एक हिंट देती हूं। हिंट क्या है, हिंट ये है बेटा, अगर बिटिया बीमार है, बिटिया बीमार है ना बेटा, अगर बिटिया बीमार है और पापा बिल्कुल नॉर्मल है, पापा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये पेडिग्री, तो ये पेडिग्री ऐसे लिखना, ये पेडिग्री ऑटोजो काट दिया, मतलब ये पेडिग्री कभी भी ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं हो सकती। अगर एक भी बेटी बीमार है और उसके पापा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, मस्त हष्ट पुष्ट, ये पेडिग्री ऑटोसोमल रेसेसिव कभी नहीं हो सकती। ये हिंट है, फटाफट देखोगे, काट दोगे ऑप्शन में से ऑटोसोमल लिख दिया, सॉरी। ये पेडिग्री कभी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पता है, शॉर्टकट मेथड है ये। शॉर्टकट कैसे है, अगर ये लड़की बीमार है तो मैंने बेटा आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव के लिए पूरा जीनोटाइप लिखवाया हुआ है। खोलो फटाफट, जल्दी से खोलो एक्स लिंक्ड रेसेसिव के लिए जीनोटाइप। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में लड़की से बीमार आ सकती है, कलर ब्लाइंडनेस का लिखवाया था ना, इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में लड़की बीमार आएगी जब इसके दोनों एक्स खराब हैं। अगर इसका एक एक्स खराब होता है तो ये नॉर्मल होती है और कैरियर होती है, क्योंकि ये डिजीज एलील को कैरी कर रही है। अगर एक्स एक्स है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लड़कों के केस में अगर एक्स ही वाई है,
अगर एक भी एक्स खराब है इनके पास तो एक ही एक्स होता है बेटा, डिजीज मेल। अगर एक्स वाई होता है तभी वो लड़का क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है ना। तो अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊं आपको, शॉर्टकट तरीके से देख लो, यहां पर क्या है, इस लड़की का होगा एक्स सी एक्स सी। अब बेटा अगर दोनों एक्स खराब है तो एक एक्स आया होगा मम्मी से, ठीक है। अगर मम्मी का एक एक्स खराब है तो तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि मम्मी एक एक्स खराब होता है ना तो भी ठीक रहेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक एक्स खराब है तो कैरियर की तरह एक्ट कर सकती है। अब दूसरा एक्स कहां से आया होगा, पापा से, पापा को पहना दो एक एक्स सी। अगर इसका एक एक्स सी पापा से आया है तो बेटा पापा के पास अगर एक भी डिजीज दलील होता तो पापा बीमार आने चाहिए थे ना। क्या पापा बीमार आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसके पापा बीमार नहीं आ रहे। तो कैसे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तभी कहा जब बिटिया बीमार हो पापा बीमार नहीं हो, ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकती। एक और हिंट है, हिंट नंबर 2, हिंट नंबर 2, व्हाट इज द हिंट, अगर एक भी लड़का बीमार है, एक भी बेटा बीमार है और उसकी मम्मी बीमार नहीं, उसकी मम्मी बीमार नहीं, बीमार नहीं, तो ये पेडिग्री, तो ये पेडिग्री कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो ये लड़का बीमार है, जो बीमार है उसको पकड़ लो, पकड़ लिया। अगर ये बीमार लड़का है तो लड़का तो एक ही, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन ले रहे हो तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन बीमार कब आएगा, जब ये एक्स सी वाई होगा। इसका वाई वाला स्पर्म तो पापा से आता है ना, बचा हुआ कहां से आएगा, बचा, अच्छा ये कंडीशन मैंने उसके लिए लिख दी है, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये कंडीशन आपने उसके लिए लिख दी है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। कोई नहीं, ये वाला हिंट अभी यहाँ मत लिखो, क्योंकि तुम्हें फालतू का डबल डबल हिंट होगा, कंफ्यूजन होगी, वो वाला हिंट वहां पढ़ेंगे आप। अब ये तो तुमने शॉर्टकट तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। अब तुम इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, मम्मी पापा बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर मम्मी पापा बिल्कुल नॉर्मल है तो पापा क्या होंगे, एक्स वाई, और क्योंकि नॉर्मल एक्स लड़का एक्स वाई कंडीशन में आ सकता है, मम्मी भी बिल्कुल नॉर्मल है तो मम्मी क्या हो सकती है बेटा, एक्स एक्स। अगर मम्मी एक्स एक्स है और पापा एक्स वाई है तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना, सारे बच्चे नॉर्मल आने चाहिए थे, बट क्या सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं, नहीं, इसीलिए ये वाली कंडीशन तो है नहीं। बट मम्मी नॉर्मल एक और जीनोटाइप के साथ आ सकती है, वो जीनोटाइप भी चेक करो, पापा एक्स वाई, मम्मी एक्स सी एक्स, ठीक है। अब यहां से दो तरीके का स्पर्म बना एक्स वाई, और यहां से भी दो टाइप ऑफ ओवा बना एक्स सी एक्स, क्रॉस करा दो, एक कंडीशन आएगी एक्स एक्स सी, एक कंडीशन आएगी बेटा एक्स एक्स, एक कंडीशन आएगी एक्स सी वाई, और एक कंडीशन आएगी एक्स वाई। अगर मम्मी का ये वाला जीनोटाइप होता, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मम्मी यहाँ नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल तो एक्स सी एक्स में भी हो सकते हैं, और पापा नॉर्मल है तो पापा एक्स वाई में नॉर्मल आते हैं। अगर मम्मी पापा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के हिसाब से ये वाले जीनोटाइप के हैं इन केस, तो बेटा इससे सिर्फ मेल बीमार आ सकता है, इस तरीके की पेडिग्री से। फीमेल तो सिर्फ कैरियर आ सकती है, बट इसमें फीमेल भी बीमार आ रही है, दैट मींस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला जीनोटाइप हमारे इस पेडिग्री पर फिट नहीं बैठा, नहीं बैठा। इससे भी दिखा दिया, शॉर्टकट वाले तरीके से भी दिखा दिया, दैट मींस बेटा ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है, काटा मार दो। डोमिनेंट के लिए, सॉरी मैंने डोमिनेंट को काटा मार दिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। अब तुम किसके लिए चेक करोगे, डोमिनेंट के लिए चेक करोगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। ये रहा तुम्हारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए अब तुम्हें ज्यूम करना है कि क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट होगी तो जीनोटाइप क्या होगा। अब यहां पर क्योंकि डोमिनेंट बीमारी है बेटा, अगर एक भी बीमार डोमिनेंट जीन, अगर एक भी एक्स खराब है ना बेटा, तो ये लड़की अब ये कैरियर नहीं होगी, क्योंकि रेसिव बीमारी नहीं है, ये डोमिनेंट बीमारी है, ठीक है। तो एक भी एक्स पे अगर डिजीज डोमिनेंट वाली मौजूद है, जीन मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगी, बीमार। यहां पर कोई कैरियर वैरियर नहीं होते, सीधा बीमार, और दोनों पर है तो भी बीमार। सिर्फ एक्स एक्स कंडीशन इनको नॉर्मल बना सकता है, और बेचारे मेल के साथ तो भाई अगर एक्स डी वाई है तो डिजीज्ड,
और अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देती हूँ। हिंट क्या है? हिंट ये है इसमें कि अगर एक भी लड़का बीमार है, एक भी लड़का बीमार है एंड मम्मी नॉर्मल है, मम्मी नॉर्मल है, तो ये बीमारी, दिस पेडिग्री कैन नॉट बी एक्स लिंक डोमिनेंट। बताऊं क्यों? ये देखो, अगर ये लड़का बीमार है बेटा, तो बीमार इसी कंडीशन से आ सकता है, एक्स डी वाई, ठीक है। ये वाई वाला स्पर्म कहां से आया होगा बेटा? मेल से, है ना। और ये एक्स वाला कहां से आया होगा? मम्मी से। तो मम्मी के पास अगर एक्स डी कंडीशन है, एक भी अगर एक्स खराब है, तो मम्मी कैसी आनी चाहिए थी? डिजीज। बट क्या मम्मी डिजीज आ रही है? नहीं, मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर एक भी लड़का खराब है पर उसकी मम्मी खराब नहीं, तो बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट हो ही नहीं सकती। आप देख सकते, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? पापा नॉर्मल है तो एक्स वाई, मम्मी नॉर्मल है तो एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे कैरियर वेरियर कंडीशन नहीं है ना। नॉर्मल तो सिर्फ ऐसे ही आ सकती है। अगर मम्मी पापा दोनों नॉर्मल है बेटा, तो सारे बच्चे नॉर्मल ही आएंगे, कोई डिजीज पॉसिबल ही नहीं है। तो कहाँ सूट हो रही है हमारे ये जीनोटाइप एक्स लिंक डोमिनेंट? हो रहा है? नहीं। दैट मीन्स ये बीमारी एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। इस तरीके से बेटा तुम इस मेथड्स का इस्तेमाल करके कभी गलत नहीं होगा और तुम्हारा हमेशा पेडिग्री सही ही आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, यस, ओके। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बेटा? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। यस, डर गए? डरना नहीं है बेटा पेडिग्री से। पेडिग्री को पकड़ के सॉल्व करनी, इस तरीके से सॉल्व करोगे, जहां हिंट है वहां पर हिंट का इस्तेमाल करोगे, जहां शॉर्टकट लग सकता है गैस करो, बट गैस करने के बाद हर पेडिग्री को क्रॉस चेक करो। इसी तरीके से जीनोटाइप लगा लगा के क्रॉस चेक करोगे, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तुम्हें बताए जाते होंगे बेटा बहुत सारे ट्रिक्स। बेटा ट्रिक्स गैस को कंफर्म करना है तो शुरुआत में आप सीख रहे हो, इस तरीके से कर करके देखो, आप कभी गलत नहीं आएगा आपका पेडिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 पेडिग्री दिखाती हूँ, कुछ थोड़ा हिंट दूंगी, आपको ट्राई करना है। इसके आंसर आपको प्रैक्टिस शीट के साथ मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में भी होगा, उसके आंसर्स भी उसमें दे दूंगी, तो अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं। एक पेडिग्री है, सबसे पहले तो आपको पहचानना है इसमें बेटा कि गिवन पेडिग्री क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज देयर और नॉट। ठीक है, जो शेडेड है वो डिजीज्ड है, ठीक है, जो अनशेडेड है वो नॉर्मल है। उसके बाद आपको जीनोटाइप्स भी देना है 3 और 4 वाले का। किसका? 3 और 4 वाले का। क्लियर है सबको? तो ये एक पेडिग्री है जो आपको गेस करनी है, और बड़े आसानी से गेस भी कर सकते हो। बाय बिकॉज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व दी स्किपिंग ऑफ जनरेशन। कैन यू सी स्टूडेंट्स? तो आपको सिखाया गया है पेडिग्री को देख करके पहचानोगे कैसे, है ना। और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कहाँ शेडेड है कहाँ शेडेड नहीं है, लुक फॉर द प्रैक्टिस शीट। सेम क्वेश्चन दिया होगा विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कॉपी नहीं करना है, पहले खुद ट्राई करना है। सेम ये क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, बट आई एम श्योर आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस कराना था, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन ऐड किया है। हिंट दू? हिंट दू? हिंट खुद आप लिख सकते हो। क्या हिंट है? क्या बताऊं हिंट में? आप खुद देखो बेटा, आपको इस जनरेशन में डिजीज दिख रही है, ठीक है। इसके जो बच्चे हुए, ठीक है, बच्चों की जब शादी हुई, एक लड़का है, प्यार हो गया, इस लड़की से शादी कर ली। इस जनरेशन में बीमारी नहीं थी, बट इस जनरेशन में बीमारी है। इसके इसके जब बच्चे आए, इन्होंने जब शादी की, इस जनरेशन में बीमारी नहीं है, बट इस जनरेशन में डिजीज है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर। स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो क्या होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होती है मैंने बताया। अब क्या ये सही गेस किया है वो आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? जैसे चेक करना सिखाया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव के। बाकी ये क्यों नहीं है ये भी सिखाया गया है आपको, कि एक पेडिग्री क्यों डोमिनेंट नहीं हो सकती ऑटोसोमल, क्यों एक पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकती, एक्स लिंक रिसेसिव क्यों नहीं हो सकती, सिखाया गया है। आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक्स लिंक डोमिनेंट सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था? एक बेटा बीमार है, मैं एक बता रही हूँ, पहला ऑप्शन, बाकी सब आपको खुद करना है। आंसर भी बता दिया, हिंट भी बता दिया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। सारा मैम कर देंगे तो आप सीखोगे क्या?
ठीक है, एक लड़का बीमार है, पकड़ लो इसको, इस लड़का, ये लड़का पक्का से होगा XCY, इसका XC कहां से आया होगा? मम्मी से। अगर मम्मी के पास एक भी X होता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी X लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये मम्मी बीमार आनी चाहिए थी, मम्मी तो बड़े मजे में मस्त है, दैट मीन्स ये बीमारी X लिंक डोमिनेंट है ही नहीं, तभी मम्मी नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, बाकी का आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट आई वांट कि आप खुद ट्राई करो। यस, तो इसके साथ ही हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये लेक्चर नंबर 11 वाज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा बेटा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आपका रिवीजन है, बिकॉज रिवीजन इज द की, अदरवाइज तो हम अपना नाम भूल जाए। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना है। एनसीईआरटी भी आपको सारी कराई गई है, सारे नोट्स हैं अब आपके पास, तो जब आपके स्कूल में पेपर हो, बोर्ड्स में एग्जाम देना हो, तो अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम देना है, तभी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सो वी गोना मीट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।